जहर का जो असर होता है, तो जब ये शरीर के अंदर जाता है तो पूरी तरह से बॉडी बैलेंस एकदम पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है कि अरे यार ये शरीर के अंदर आ क्या गया है। मतलब ये तो बहुत खराब चीज़ है, ये पूरे को मार देगा। तो अब यहाँ पर लीवर जो होता है, जो यकृत होता है, बड़ा तेज़ बनता है। इसको पता है कि हम बहुत जल्दी रिकवर करते हैं, मेरे पास कुछ भी खराबी आएगा तो हमारा कोशिका मरेगा और तुरंत ही क्या होगा, कुछ समय बाद सही भी हो जाएगा। ये कहता है अच्छा क्या है, क्या है, क्या है, बताओ ना हमको। अच्छा जहर है, इसको मेरे पास भेजो। अब ये जहर सारा सिस्टम जो करता है किसके पास भेज देता है, लीवर के पास भेज देता है, क्योंकि सबको पता है लीवर को रिकवर करने की क्षमता ज्यादा है। मरेगा कोशिका तुरंत रिकवर कर देगा, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि सर ये विष है, इस ससुर का नाती क्या है, विष है, जहर है। अब ये जहां तुम्हारे पास पहुंचेगा तो रिकवर तभी ना तुम करोगे जब तुम्हारे अंदर कुछ कोशिका बचेगा। ये पूरे कोशिका को ही नष्ट कर देता है। लीवर खत्म, पूरे बॉडी में जहर का असर फैल जाता है। इसको समझना बहुत जरूरी है, ये एक तरह से कांग्रेस का जैसा काम करता है। तो यहाँ देखिए लाइसोसोम क्या होता है। तो लाइसोसोम एक होता है कि अगर जो हम तुम्हारे साथ बैठ के खा रहे हैं ना, तो तुम्हारे पीठ में ही छुरा घोपेंगे, वही काम इसका है। हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ सिंह आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस शिखर पॉइंट पर। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से 100% दे रहे होंगे, क्योंकि कोई कसर नहीं छोड़ना है। इस बार एग्जाम में पूरी तरह से तोड़ कर आना है, समझ गए। मुझे पता है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसा ही करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। हम लोग का सेल टॉपिक चल रहा था, उसी सेल टॉपिक में और हम आगे बढ़ाते हैं। और बढ़ाने के क्रम में हम देखते हैं कि कल हम सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, जो इसके पहले वाले लेक्चर थे उसमें हम लोग देख चुके थे, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम को भी देख चुके थे, और इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास है उसको भी हम लोग अच्छे तरह से समझ चुके थे। अब उसी में और हम एक बेहतर क्लास के साथ क्या करते हैं, आप लोग का टॉपिक आगे बढ़ाते हैं और उसी टॉपिक का हम लोग शुरुआत करेंगे। उससे पहले आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि अब ये लेक्चर अब इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि हमारा बॉडी का निर्माण जिस कोशिका से होता है, उस कोशिका के बारे में समझना बहुत जरूरी होता है बच्चों। तो चलिए उसका हम शुरुआत करते हैं अच्छे से, एक फिगर के साथ, अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ। आप लोग पूरी तरह से मन बनाकर, क्योंकि गर्मी का दिन है, आप लोग अच्छे से मन से ठंडे पानी पीकर आराम से बैठिए, इत्मीनान से बैठिए। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा जो इस लेक्चर में हमारा पहला टॉपिक जो शुरुआत हुआ है बच्चों, वो गोल्जी काय से हुआ है। मतलब गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जिसको गोल्जी अपार्टस भी बोला जाता है या फिर गोल्जी बॉडी भी बोला जाता है। इसके ना जाने कितने नाम हैं। कोई इसके दादा रखे होंगे, कोई पापा रखे होंगे, कोई मम्मी रखी होगी, मतलब ना जाने इसके कितने नाम। अगर जो हम बात करें इसके नाम का, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, गोल्जी अपार्टस है, गोल्जी बॉडी है, और साथ ही साथ एक नाम और है जो कि आगे आपको देखने को मिलेगा, और वो नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इससे संबंधित तो नहीं, मतलब कि इस नाम के जैसा सिमिलर तो नहीं है, वो थोड़ा भिन्न है, लेकिन है इसी का नाम। गोल्जी काय का ही नाम है, गोल्जी बॉडी का ही नाम है। तो ठीक है वो बच्चों, अब हम लोग शुरू करते हैं कि गोल्जी काय का जो सबसे पहली बार खोज किया, सबसे पहली बार क्या मतलब खोज जो किया, वो जंतु कोशिका में किए थे। वो कैमेलियो गोल्जी नाम के एक साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिकल साइंटिस्ट थे, जिनका जो 1898 में कैमेलियो गोल्जी ने क्या किया था, गोल्जी काय का खोज किया था। और ये जो पाए जाते हैं, दोनों में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी, लेकिन इसका सबसे पहली बार जो देखा गया था, जो खोज किए गए थे, वो एनिमल सेल में ही देखा गया था। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कि कोशिका के अंदर ये ऑक्सीजन और एनर्जी का यातायात प्रबंधन करता है। जैसा कि हमने आपको बेसिक क्लास में ही बताया था बच्चों, कि ये जो गोल्जी काय होता है, इसको हम लोग ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि यही एक ऐसा कोशिकांग है, सेल पार्ट है, सेल बॉडी में एक ऐसा पार्ट है कि जो ऑक्सीजन का और एनर्जी का निर्माण तो करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन उस ऑक्सीजन को, उसमें जो ऑक्सीजन स्वांगीकरण जो होता है, श्वसन का कार्य जो होता है उस माइटोकॉन्ड्रिया में, उसके रिलेटेड अगर जो कोई ऑक्सीजन का जो परिवहन करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, तो वो करता है गोल्जी काय। इसीलिए हम आपको बताए थे कि गोल्जी काय को ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ द सेल कहा जाता है। और दूसरा चीज कि ये ऑक्सीजन का या फिर एनर्जी का जरूरत कहाँ है, वहां तक पहुंचाने का भी कार्य गोल्जी काय ही करता है, इसीलिए इसको मदर ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, मदर ऑफ द सेल,
ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ द सेल और एक सेक्रेटरी ऑफ द सेल भी कहा जाता है। एक नाम और याद कर लीजिएगा, सेक्रेटरी ऑफ द सेल भी गोल्जी काय को ही कहा जाता है। अब इसमें हम देखते हैं क्या कि ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ द सेल कहा जाता है और ये आरआरएनए द्वारा बने प्रोटीन का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में टीआरएनए का मदद करता है। ये लीजिए, अब यहाँ पर नए नए नाम आ गए। आरएनए तो अभी तक सुने थे, ये आरआरएनए क्या आ गया, टीआरएनए क्या आ गया, इसको भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा सा बस, बशर्ते कि इसको हम आरएनए जब पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन बस यहाँ पर ये पॉइंट जो है अब आ गया है तो इसको समझना जरूरी बन जाता है, तो इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, आरएनए का 3 भाग होता है। एक जो होता है एमआरएनए, एक जो होता है आरआरएनए और एक जो होता है टीआरएनए। 3 पार्ट होता है। अब इस 3 पार्ट को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि देखिए आरएनए अच्छे बच्चे जानते हैं, समझते हैं, लेकिन अब उसको भी डिटेल में अगर जो हम देखें तो ये 3 पार्ट में बढ़ता है, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। अब इसका काम क्या होता है, तो इसका काम जानने से पहले हमको ये जानना है कि ये आरएनए का काम क्या होता है। ऊपर हो सकता है कि आप लोग को नहीं दिख रहा हो, तो चलिए इसको हम नीचे समझते हैं कि आरएनए जो होता है 3 तरह का होता है। पहला जो होता है एमआरएनए, दूसरा जो होता है आरआरएनए, और तीसरा जो होता है टीआरएनए। अब इसका काम क्या होता है, तो बच्चे हम सबसे पहले समझेंगे एमआरएनए क्या होता है। तो देखिए, इन तीनों के कार्य समझने से पहले हमें आरएनए का कार्य समझना पड़ेगा। आखिर आरएनए का कार्य क्या होता है, तो आरएनए का कार्य अगर सिंपल भाषा में बोले तो प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का निर्माण करना होता है। तो इसका काम अगर जो प्रोटीन का निर्माण करना है, तो इससे जो संबंधित ये तीनों है, इसका भी संबंध तो कहीं ना कहीं प्रोटीन से ही होगा। तो इसी में हम समझते हैं कभी इन तीनों का काम क्या है। तो देखिए, हमारे शरीर में बहुत तरह के प्रोटीन का जरूरत होता है, लेकिन उनमें से कुछ तो होते हैं हम जो भोजन से कर लेते हैं अपनी जरूरत को पूरा, लेकिन कुछ जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो हमारे शरीर में ही पूरा होता है, और जो कि आरएनए या फिर राइबोसोम करता है। तो इसी में जब हमारे शरीर में एक्स्ट्रा प्रोटीन का जरूरत होता है, तो यही एमआरएनए जो होता है वो किसका मतलब होता है, मैसेंजर। ये मैसेंजर आरएनए जो होता है वो आरएनए को मैसेज भेजता है, मैसेज जाकर देता है कि ए आरएनए, अब बॉडी में प्रोटीन का जरूरत है, अब तुम क्या करो, प्रोटीन का निर्माण करो। तो आरएनए भी यहाँ पर वैसे ही ऐठा हुआ है, जैसे आप लोग ऐठे हुए हैं, मम्मी बोलते रहते हैं बच्चे बेटा ये काम कर दो, वो काम कर दो, और आप लोग सुनते नहीं है, उसी तरह ये आरएनए भी वैसा ही ऐठा हुआ, आपके जैसा ही, एकदम पूरा बिगड़ैल है, आपके जैसा, समझिए, मेरे जैसा नहीं, आपके जैसा। और ये आरएनए कहता क्या है कि एमआरएनए जब इसको मैसेज आता है देने के लिए कि ए आरएनए अब तुम प्रोटीन का निर्माण करो, अब शरीर में किसका जरूरत है, प्रोटीन का जरूरत है, तो ये कहता है छोड़ो, अभी बहुत गर्मी है, अभी हमको आराम करने दो। तो ये कहता है ठीक है, तुम आराम करोगे तो ये प्रोटीन का निर्माण कौन करेगा, तो कहता है बस मेरा एक स्टाफ है, उसको हम देते हैं काम। अब ये स्टाफ क्या है, आरआरएनए। तो आरएनए का मतलब तो सबको पता है कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, ये आरएनए का मतलब भी राइबोज ही होता है, राइबोज आरएनए। अब ये आरएनए इंफॉर्मेशन देता है आरआरएनए को कि ए आरआरएनए तुम क्या करो, प्रोटीन का निर्माण करो। तो कहता है देखो भाई, गर्मी तुमको लग रहा था तो हमको भी लग रहा है, लेकिन फिर भी अब तुम बड़ा हो तो तुम्हारा काम हम कर देते हैं, लेकिन मेरा काम जो रहेगा सिर्फ निर्माण करने तक ही रहेगा, उसके बाद उसको करना क्या है नहीं करना है वो तुम समझना, बस तुम अगर जो बोल रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, तो हम कर देते, फॉलो कर देते हैं। तो अब देखिए, एमआरएनए का काम था मैसेज देना, ये मैसेज पहुंचा दिया कि शरीर को प्रोटीन का निर्माण जरूरत है। अब आरएनए जो है, आरआरएनए को इन्फॉर्म किया कि तुम क्या करो, यहाँ पर निर्माण करो, फॉर्मेशन करो, किसका, प्रोटीन का फॉर्मेशन करो। अब आरआरएनए प्रोटीन का फॉर्मेशन कर दिया, तो जहां जरूरत था दिया के तो बता दिया, ये निर्माण कर दिया, लेकिन अब जहां जरूरत है वहां तक पहुंचना भी तो चाहिए। तो पहुंचाने के लिए आरएनए अब ये बना के कह देता है आरएनए को, ए हम बना दिए, अब तुम समझो क्या करना है। तो आरएनए फिर कहता है एटीआरएनए, ये तो मेरा काम करेगा, बदले में तुमको बहुत कुछ देंगे, तुम ऐसा करो कि इसको ट्रांसफर कर दो,
ट्रांसफर कर दो। कहां भाई? तो जहां जरूरत है। टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। क्लियर है? समझ गए? मतलब एमआरएनए मैसेज दिया, आरआरएनए निर्माण किया, टीआरएनए पहुंचा दिया। क्लियर, काम खत्म। अब यही चीज को समझेंगे कि ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है। तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरआरएनए द्वारा बने प्रोटीन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में टीआरएनए का मदद कौन करता है? गोल्जी का ही करता है। अब प्रोटीन भाई भारी है, अब कहता है कि अब हमसे ना जाए, अब हमसे ना जाइए, अब हमको सपोर्ट के लिए किसी को भेजो जो इसको खींच सके। तब आरएनए जाता है रिक्वेस्ट करने गोल्जी का, गोल्जी का ऐसा करो ना, इसको थोड़ा सा मदद कर दो ना, प्रोटीन को पहुंचा दो यहाँ से वहां। तो गोल्जी का कहता है ठीक है, सबका मालिक हम ही है, मालिक नहीं, सबका करता धरता हम ही है। तो करता धरता जब ये है तो ठीक है भाई, बोझ उठाओ, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं और ये क्या करेगा? इसका बोझ उठाएगा और टीआरएनए के साथ गोल्जी का क्या करेगा? प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह हस्तांतरण कर देगा। इसीलिए इसको कहा जाता है मदर ऑफ द सेल, ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ द सेल। क्लियर, काम खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको डिक्टियोसोम कहते हैं। मतलब अभी हम बताए थे कि गोल्जी काय जो होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, गोल्जी अपार्टस भी बोलते हैं, गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं, लेकिन इसका एक और नाम है जो इन सबसे अलग है, सिमिलर नहीं है तो इसी का नाम, लेकिन इन सब के जैसा नाम नहीं है। वो कौन है? डिक्टियोसोम। तो डिक्टियोसोम पर ज्यादा तामझाम नहीं कीजिएगा, बस इतना समझ लीजिएगा कि गोल्जी काय का ही दूसरा नाम है डिक्टियोसोम। ठीक है, आप यहाँ पर फिगर देख रहे हैं कि गोल्जी काय क्या होता है। यहाँ पर देख रहे हैं गोल्जी काय क्या होता है। गोल्जी काय में 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो सबसे पहले कि कोशिका जो झिल्ली होता है उसमें एक छड़, मान लीजिए एक छड़ है तो मुड़ा हुआ छड़ के जैसा लगता है। इसका आकार कैसा होता है? तो मुड़ा हुआ छड़ के जैसा होता है। इसके ऊपर में छोटे छोटे कलिका लगे होते हैं, देखिए कलिका लगा हुआ है ना, इसको सिस्टर्नी कहते हैं। याद कर लीजिएगा फिगर में कि जो छोटे छोटे कलिका लगे होते हैं उसको सिस्टर्नी कहते हैं। और इसी में कहीं कहीं खाली जगह होता है, तो खाली जगह को क्या कहा जाता है? रेक्टिका, वैक्यूल्स कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे? वैक्यूल्स, वैक्यूल्स इसको कहते हैं। और ये जो बहुत बड़ा बड़ा जो एरिया है जहां पे मुड़ा होता है, कौन? यही गोल्जी का है। तो ये मुड़े हुए एरिया को कहते हैं वेसिकल्स। तो इसमें कितने पार्ट देखे जाते हैं? 3 पार्ट। सबसे पहले ऊपर जो होता है सिस्टर्नी, उसके बाद वेसिकल्स, और सबसे नीचे जो होता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो होता है खाली जगह होता है। यही फिगर है। और अच्छे से आप लोग समझना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको लोगों को दिख रहा होगा, यही जो है फिगर जो है, ये पिक्चर जो है वो गोल्जी काय का है। क्लियर है बच्चों? अब देखते हैं ये गोल्जी काय पाया कहाँ जाता है। तो गोल्जी काय जैसा कि हम बता दिए थे कि एनिमल सेल में और साथ ही साथ प्लांट सेल में भी पाया जाता है, तो अच्छी बात है, पाया तो जाता है। लेकिन कहीं कहीं ये नहीं भी पाया जाता है। अब कहाँ कहाँ नहीं पाया जाता है वो अगर जो हम याद कर ले, उसके बाद जो बच जाएगा सब में पाया जाएगा। तो सबसे पहले ये गोल्जी काय हमारे जो होते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल, इसमें नहीं पाया जाता है। दूसरा जो होते हैं बैक्टीरिया, इसमें भी नहीं पाए जाते हैं। तीसरा प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसमें भी नहीं पाए जाते हैं। और कुछ कुछ जो होते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में भी नहीं पाए जाते हैं। क्लियर है? जैसे बैक्टीरिया, आरबीसी, प्रोकैरियोटिक कोशिका और कुछ कुछ यूकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। क्लियर है? इसको भी हम लोग समझ गए। अब यहाँ पर देखें सिस्टर्नी, वेसिकल्स, रेटिका, ये तो हम समझा ही दिए थे कि ये जो है गोल्जी काय का ही क्या है? हिस्सा है, पार्ट है। वो पार्ट को हम यहाँ पर बता दिए हैं। और अगला जो है लाइसोसोम का निर्माण जो करने का जो कार्य है वो गोल्जी काय का ही है। क्लियर है? गोल्जी काय ही क्या करता है? लाइसोसोम का निर्माण करता है। लाइसोसोम क्या है वो यहाँ हम बताए हैं, इसी का चर्चा यहाँ पर किया। लाइसोसोम जो है ना, वही है जिसके थाली में खाए उसी में छेद कर दिए, वही काम ये लाइसोसोम का है। ठीक है? अब देखिए यहाँ पर क्या है, कोशिका विभाजन के समय ये कोशिका प्लेट का निर्माण करता है। जब हम देखेंगे कि प्लांट सेल में जब कोशिका का विभाजन होगा तब वहां पर ये गोल्जी काय जो होता है कोशिका प्लेट का निर्माण करता है। तो जब जहां तक हमको पता है कि आप लोग को सेल डिवीजन पढ़ना नहीं है, लेकिन अगर जो आप लोग का अगर जो डिमांड रहेगा तो हम सेल डिवीजन को भी एक बेहतर क्लास के साथ हम खत्म करेंगे, अच्छे से समझाते उसको हम पढ़ाएंगे। क्लियर है? तो देखिए आप लोग का जैसा डिमांड रहेगा वैसा बोलिएगा, तो ऐसा हम आपको डिमांड को फुलफिल करेंगे। लेकिन बशर्ते आप लोग को टॉपिक में भी फिलहाल सेल डिवीजन नहीं पढ़ना है। तो चलिए बच्चों, गोल्जी काय ये हो गया कंप्लीट। और आपको फिर से एक बार फिगर हम दिखा देते हैं कि यही गोल्जी काय है। इसी को मदर ऑफ द सेल कहते हैं, ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ द सेल कहते हैं, सेक्रेटरी ऑफ द सेल कहते हैं, जो भी है सो यही है।
कहते हैं ना कि सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, तो लो ना, बनाने का काम किसका था? डिपार्टमेंट संभाले हुए था, महीना उठा रहा था ये, और काम करवा लिया किससे? गोल्जी का, ऐसे कि प्रोटीन को यहाँ से वहाँ भेज दो, तो भेज दिया। तो ये होता है जरूरी, ठीक है। अब इसको हम लोग समझ गए। इसके बाद हम देखते हैं लाइसोसोम को, कि लाइसोसोम क्या होता है। और बच्चों, अब हम आप लोग को ये बोर्ड पर से उतारने के लिए नहीं बोलते हैं, ना ही स्क्रीनशॉट करने बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इन सब का बोर्ड का जो पीडीएफ होता है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल सौरभ नोटबुक पर हम प्रोवाइड कर देते हैं, जैसा कि हम पहले भी बता दिए थे। आप वहां ज्वाइन कीजिएगा, और नीट एंड क्लीन जो इसका फोटो होता है वो हम वहां अपलोड कर देते हैं। क्लियर है? तो इसमें अगर जो गंदा होता है तो इस पर आप लोग ज्यादा फोकस ना कीजिए, बस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां से अच्छे से एक पीडीएफ को कॉपी कर लीजिए। अब देखते हैं कि हम अगला जो होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम समझना बहुत जरूरी है, ये एक तरह से कांग्रेस का जैसा काम करता है। क्लियर है? तो यहाँ देखिए लाइसोसोम क्या होता है। तो लाइसोसोम एक होता है कि अगर जो हम तुम्हारे साथ बैठ के खा रहे हैं ना, तो तुम्हारे पीठ में ही छुरा घोपेंगे, वही काम इसका है। सबसे पहले ये खोजा था क्रिश्चियन डी डवे ने 1858 ईस्वी में। डी डवे कैसे होगा? तो ये एक तरह का जहर का काम करता है, तो जहर में डूब के मर गया। कौन? खोजने वाला। तो ऐसे याद कर लीजिए, डी डुबे याद कीजिए, डी डुबे याद कीजिए। डूबे मतलब डूब जाना, तो ये खोजा, उसके बाद इसी में डूब के मर गया, मतलब डी डुबे। तो खोज करता कौन था? क्रिश्चियन डी डुबे 1858 ईस्वी में। और ये जो पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में, क्योंकि भगवान को पता है कि धोखेबाज सिर्फ एनिमल ही होता है। प्लांट को क्या पता है दुनिया का रीति रिवाज? उसको तो कुछ नहीं पता है। उनको पता था कि प्लांट को भी नुकसान यही एनिमल ही पहुंचाएगा, इसीलिए सबसे खतरनाक चीज जो है ना, एनिमल में ही दो, प्लांट में नहीं दो। अब आप लोग को क्लियर हो गया कि जो खतरनाक चीज है हमारे लिए, हमारे सेल के लिए, वो सिर्फ हम ही लोग में होता है, जानवर में ही होता है। हम लोग भी तो एक तरह का जानवर ही नहीं, हम लोग सिर्फ खराब जानवर तो वो भी नहीं जिसके बारे में हम जानवर बोलते हैं, वो भी नहीं है। तो एनिमल सेल, क्लियर है? एनिमल सेल में ये होता है लाइसोसोम। कोशिका झिल्ली में छोटे छोटे पुट्टिकाओं के रूप में बिखरे होते हैं, और इसका जो आकार होता है बहुत ही छोटा, राइबोसोम से छोटा नहीं। राइबोसोम जो होता है कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है, लेकिन ये कोशिका से, राइबोसोम से थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन ये छोटे छोटे पुट्टिकाओं, छोटे छोटे दाने के रूप में पूरे कोशिका में बिखरे रहते हैं। क्लियर है? अब यह अब आगे देखते हैं क्या कि यह कोशिका के अंदर हानिकारक जो पदार्थ होते हैं, कोशिका के अंदर जो भी अपघटक पदार्थ होते हैं, हम कोशिका के लिए एकदम हानिकारक पदार्थ होते हैं, विषैले पदार्थ होते हैं, उसका ये अवशोषण कर लेता है। कहता है कि आओ हम पी लेते हैं, शंकर भगवान के जैसे, कि जैसे समुद्र मंथन में जो भी अमृत निकला था उसमें इनको तो इन्वाइट नहीं दिए थे, लेकिन जब विष निकला था तो पूरे स्वर्ग लोक में हाहाकार मच गया। और फाइनली ये जो जहर जो पीना पड़ा, विष जो पीना पड़ा, वो शंकर भगवान को पीना पड़ा। तो कहीं कहीं ये अच्छा भी है, तो कहीं कहीं ये खराब भी है। पहले तो ये कहता है कि ठीक है हम अच्छाई करते हैं, और ये जो कोशिका के अंदर जो भी हानिकारक पदार्थ है उसको हम अपने में समाहित कर लेते हैं, पी लेते हैं। लेकिन याद रखना, मेरे साथ कभी छेड़छाड़ मत करना, हमको एकदम सब सुख शांति चाहिए, और वो पूरे कोशिका मिल कर देना। अगर जो थोड़ा सा भी ताम झाम कर दिए, मेरे साथ बेईमानी कर दिए, तो फिर समझ लेना हम अपने आप को फाड़ देंगे और तुम सबको सुखा देंगे, मतलब बर्बाद कर देंगे। तो यही होता है कि यह कोशिका के अंदर हानिकारक पदार्थों का अवशोषण मतलब कि अपने अंदर कर लेता है, और कभी कभी यह कोशिका की मृत्यु में इसका प्रमुख योगदान होता है। कि कभी कभी ये क्या करता है कि अवशोषण तो कर लेता है, लेकिन कोशिका में कभी कभी कुछ खराबी आ जाता है, तो ये चाहता है, इसके पास जब इंफॉर्मेशन जाता है कि अरे कोशिका के अंदर कुछ खराबी आया, तो ये ससुरा क्या करता है कि उस खराबी को मारने के लिए अपने आप को फाड़ देता है। लेकिन इसको अपने नहीं पता है कि साला उसको क्या मारेंगे, पूरा पूरा सेले खत्म हो जाएगा, इसको इतना नहीं पता है। ये बस चाहता है, ये अच्छाई करना चाहता है, और अच्छाई में क्या करता है, वो उस हानिकारक पदार्थों से कोशिका को बचाने के लिए अपने आप को फाड़ता है, लेकिन उसको खत्म करने से पहले पूरा कोशिका ही खत्म हो जाता है, क्योंकि ये जहरीला पदार्थ होता है। लाइसोसोम जो होता है एक हानिकारक पदार्थ होता है, हाइड्रोलाइट एंजाइम होता है, उसका बना होता है, और ये एक कोशिका के लिए जहर का काम करता है। तो जैसे ही फटता है पूरे कोशिका सूख जाता है। तो इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या कैसे? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, कि मतलब कि ये जहर है, ये पूरे कोशिका को पता है, लेकिन फिर भी ये पास में रखता है,
पूरा कोशिका इसको अपने अंदर रखता है। क्यों? क्योंकि पता है कि कभी कभी कोशिका में कुछ हानिकारक पदार्थ भी आ जाते हैं, तो उससे बचाने का जो कार्य करता है वो ये लाइसोसोम करता है। क्लियर है? तो आत्महत्या की थैली इसको कहा जाता है, हाइड्रोलाइट एंजाइम का बना होता है और अंतः कोशिकीय पाचन का कार्य करता है। देखिए आप लोगों को बताए थे कि अगर जो कुछ हानिकारक पदार्थ होता है तो कोशिका के अंदर जब वो जाता है तो कोशिका के अंदर वो अवशोषण कर लेता है, अपने अंदर अवशोषण करता है कोशिका से, तो इसीलिए इसको अंतः कोशिकीय पाचन का कार्य करता है कहा जाता है। इसी को एटम बम ऑफ द सेल कहते हैं। एटम बम क्या कि फेंको बम, जैसे ही फटा वैसे ही पूरे बर्बाद, तहस नहस, तो वही तो ये तहस नहस कर रहा है, ये बर्बादी तो कर रहा है। और कर क्या रहा है ये कि अपने आप को फाड़ दिया, फाड़ा तो बस हो गया खत्म। तो आइटम बम ऑफ द सेल किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। और ये ब्लड में नहीं पाया जाता है, तो यार अगर जो ब्लड में खराबी आ जाएगा तब वो कहाँ जाके बर्बाद होगा। अगर जो ये ब्लड में पाया जाता है तो ब्लड में कुछ खराबी आता तो अपने आप को फाड़ लेता, लेकिन ये ब्लड में पाया नहीं जाता है। तो ब्लड में अगर जो कुछ खराबी होता है तो वो स्प्लीन में जाके खत्म होता है। कौन उसको शुद्ध करता है? स्प्लीन करता है। मतलब आप ब्लड का अगर जो कब्रगाह, कब्रिस्तान या शमशान अगर जो कहें तो किसको कहेंगे? स्प्लीन को कहेंगे, जिसका हिंदी वर्ड होता है प्लीहा। तो ब्लड का कब्रगाह, यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिएगा कि ब्लड का जो कब्रगाह होता है, शमशान घाट होता है, वो किसको कहा जाता है? तो स्प्लीन को, प्लीहा को कहा जाता है। तो क्लियर है बच्चों? एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि गोल्जी काय को खोजा था कौन? कॉमेलियो गोल्जी खोजा था। ये एनिमल और प्लांट दोनों में होता है। ये ऑक्सीजन और एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन करता है और साथ ही साथ प्रोटीन का भी करता है। क्लियर है? इसको ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ द सेल कहते हैं, मदर ऑफ द सेल कहा जाता है। इसको डिक्टियोसोम भी नाम से जानते हैं। ये बैक्टीरिया, आरबीसी, प्रोकैरियोटिक और कुछ यूकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। इसका 3 पार्ट होता है, सिस्टर्न, वेसिकल्स और रिक्तिका होते हैं। ये लाइसोसोम का निर्माण करता है और कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट का निर्माण करता है। अब देखते हैं लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को सबसे पहली बार कौन खोजा था? क्रिश्चियन डी डवे ने खोजा था 1858 ईस्वी में। और ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में ही पाया जाता है। कोशिका झिल्ली में छोटे छोटे पुट्टिकाओं के रूप में बिखरे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। यह कोशिका में हानिकारक पदार्थों का अवशोषण करता है और कभी कभी कोशिका की मृत्यु में सबसे प्रमुख योगदान निभाता है। इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। हाइड्रोलाइट एंजाइम इसमें पाया जाता है। अंतः कोशिकीय पाचन का कार्य करता है। एटम बम ऑफ द सेल कहा जाता है। ब्लड में नहीं पाया जाता है, इसलिए ब्लड का कब्रिस्तान कहा जाता है, कब्रगाह जो कहा जाता है, या शमशान घाट जो कहा जाता है, वो प्लीहा, स्प्लीन को कहा जाता है। क्लियर है? तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में फिर से देखते हैं, अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों अब हम इस लेक्चर को और आगे बढ़ाते हैं और अगली नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं क्या कि अंतःप्रदवी जालिका को हम समझेंगे। जैसा कि हम अंतःप्रदवी जालिका के बारे में पहले बेसिक क्लास में बहुत कुछ बता दिए थे कि यह अंतःप्रदवी जालिका जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको इंग्लिश में हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब ये नाम बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो आगे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ER लिख के डिनोट करेंगे। तो जहां भी ER देखिएगा आप इस सेल टॉपिक में, वहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही समझिएगा। क्लियर है? तो अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम बात किए थे कि यह स्केलेटन ऑफ द सेल होता है। मतलब ये कंकाल तंत्र, जो कोशिका का जो कंकाल तंत्र होता है वो अंतःप्रदवी जालिका को ही माना जाता है। जिस तरह से हमारा जो सपोर्ट होता है स्टैंड होने में, चलने में, बैठने में, जो सपोर्ट हमारी बॉडी को करता है वो हड्डी करता है, कंकाल करता है, स्केलेटन करता है। तो उसी तरह से ये कोशिका को फैलाए रखने में, संपूर्ण रूप से कार्य करने में, यांत्रिक सहारा देने में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है वो अंतःप्रदवी जालिका करता है। तो ये अंतःप्रदवी जालिका कोशिका के अंदर एक जाल के रूप में बिखरे होते हैं और उसी जाल के कारण ये क्या होता है, इसका एरिया जो होता है बड़ा हो जाता है। बड़ा मतलब फूला हुआ रहता है, स्टैंड रहता है, यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। इसीलिए हम इसको अंतःप्रदवी जालिका को स्केलेटन ऑफ द सेल, मतलब कंकाल तंत्र, कोशिका का कंकाल तंत्र को जो पूछे कि कौन होता है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। कोशिका को फैला कर रखने का कार्य कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। तो चलिए बच्चों हम इसके बारे में समझते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारे सेल के फंक्शन में। अगर जो एक इंपॉर्टेंस रोल में से अगर पूछे कि तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये भी बहुत हद तक, अपने हद तक चाहता है कि कोशिका को हम हर तरह से क्या करें, बचा के रखें। या फिर इंसान जिस मनुष्य में या फिर जिस पादप में होता है उसको भी ये चाहता है क्या करने का, रखने, बचा के रखने के लिए करता है। तो अंतःप्रदवी जालिका को सबसे पहले खोजे थे पोर्टर साहब, खोजे थे पोर्टर।
अंतःप्रदवी जालिका को पोर्टर साहब खोजे थे। यह बहुत सारे झिल्लियों का जाल होता है जो केंद्रक से कोशिका के बीच फैला होता है। सपोज दैट, मान लो कि ये कोशिका है और ये केंद्रक है, तो ये कोशिका से केंद्रक, कोशिका के केंद्रक से कोशिका झिल्ली तक क्या होता है, फैला होता है, एक जाल होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका बनावट होता है इस टाइप का रहेगा, इस टाइप का रहता है इसका बनावट। आप लोग फिगर में देखिए, यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका में एक कंकाल तंत्र का कार्य करता है। ये कोशिका को फैला कर रखता है, एक सपोर्ट देता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। ये जो बना होता है ये लाइपोप्रोटीन का बना होता है। लाइपोप्रोटीन मतलब कि वही वसा और प्रोटीन का बना होता है। जिस तरह से आप कोशिका झिल्ली को बोले थे कि लाइपोप्रोटीन का बना होता है, जिसमें 2 लेयर प्रोटीन होता था और बीच में लाइपो मतलब वसा होता था, उसी तरह से ये अंतःप्रदवी जालिका भी लाइपोप्रोटीन का बना होता था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अंतःप्रदवी जालिका जो होते हैं पूरे एक सेल में 2 टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं RER और एक को बोलते हैं SER। R मतलब रफ, बस रफ याद कीजिए, दानेदार, खुरदुरा, और S मतलब स्मूथ, मतलब कि चिकना। तो एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 2 तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं बाबा। अब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों क्या होता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मतलब एक ऐसा रेटिकुलम, ऐसा अंतःप्रदवी जालिका जो टच करने पर रुखरा रहे, दानेदार रहे, मतलब उसमें चिकनाहट का अंश ना रहे, बस की खुरदुरा का रहे। ठीक है, तो वही होता है RER। तो ये खुरदुरा जो होता है, दानेदार जो होता है, वो प्रोटीन उस पर लगा होता है, इस वजह से होता है। तो ये RER पर क्या होता है, प्रोटीन लगा होता है, और ये जो होता है केंद्रक के पास होता है। तो वैसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो केंद्रक के पास होता है वो RER होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और जो कोशिका झिल्ली के पास होता है, जो केंद्रक से दूर कोशिका झिल्ली के पास होता है, वो SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। अब ये रफ होता था क्योंकि इस पर प्रोटीन लगा होता है, इसलिए। अब ये स्मूथ क्यों होता है, क्योंकि इस पर वसा, कोलेस्ट्रॉल, जस्ट लाइक एक वायली होता है, मतलब कि एक चिकनाहट इसमें होता है। जैसे आप घी देख लीजिए, तेल देख लीजिए, तो ये सब में क्या होता है, वसा होता है, तो इसमें चिकनाहट रहता है, चिकनापन रहता है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पर वसा लगा होता है, इसी कारण ये स्मूथ होता है। और ये कहाँ होता है, कोशिका झिल्ली जो होते हैं, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं उसके पास होते हैं। अब देखिए क्या होता है, RER जो होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना, और SER का काम होता है वसा और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करना, वसा और कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करना। ये दोनों कार्य हो गया। RER का काम क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना, और SER का काम होता है वसा और कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करना। अब देखिए, यही दोनों मिलकर अपने अपने कुछ अंश को मिलाकर, ये RER अपने प्रोटीन को मिलाता है और SER अपने वसा को मिलाता है, और वसा और प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं, लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन यहीं से देखिए बनता है क्या, यहां से प्रोटीन देता है और यहां से लिपो मतलब वसा देता है, और ये दोनों मिलकर जब वसा प्रोटीन के साथ मिलकर क्या करते हैं, कोशिका झिल्ली का निर्माण करते हैं। मतलब आप लोगों को पता चल गया कि कोशिका झिल्ली का निर्माण में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कितना बड़ा योगदान है, क्योंकि इसी के सपोर्ट से कोशिका झिल्ली बनता ही है। अब हम देखते हैं कि अंतःप्रदवी जालिका का कार्य क्या होता है, इसका जो फंक्शन है, हमारे सेल में जो कार्य है, जो वर्क करता है, वो कैसा कैसा करता है। तो कोशिका द्रव्य को यांत्रिक सहारा देता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, क्योंकि इसी के वजह से फुला होता है। अंदर के जो भी पार्ट मूव करते हैं वो कहीं ना कहीं इसके वजह से ही करते हैं, क्योंकि अगर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खत्म तो कोशिका सिकुड़ जाएगा, मतलब एक बनावट, उसका शेप नहीं बन पाएगा, और जब शेप नहीं बनेगा तो अंदर जो भी क्या है उसके कोशिकांग हैं वो मुक्त रूप से कार्य नहीं कर पाएंगे। तो वो कोशिकाएं मुक्त रूप से काम करें, मुक्त रूप से, तो उसमें कौन सपोर्ट करता है, अंतःप्रदवी जालिका। इसीलिए बोला जाता है कोशिका द्रव्य को यांत्रिक सहारा देता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट। अभी इसके पहले आप लोग देखे थे कि जो कौन थे, अंतःप्रदवी जालिका के पहले वाले टॉपिक में हम लोग देखें
कि जो गोल्जिकाए थे वो भी कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट का निर्माण कर रहे थे, और यहाँ अंतःप्रदवी जालिका भी कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट का निर्माण करेंगे। और दूसरा चीज कोशिका झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली का तो निर्माण कर ही रहे थे, और साथ ही साथ कोशिका प्लेट का भी निर्माण कौन करेंगे? अंतःप्रदवी जालिका करेंगे। आगे देखें कशेरुकी जंतु। कशेरुकी जंतु मतलब कि जिसका स्पाइनल कोड होता है, रीढ़ का हड्डी होता है, वैसे जंतु में ये SER बहुत बड़ा योगदान निभाता है। अब SER का क्या काम होता है? तो देखिए हमारे शरीर में जो है ना लीवर बड़ा तेज बनता है, यकृत, जिसको लीवर को हिंदी में यकृत कहते हैं, ये बहुत तेज बनता है। इसके पास कोशिका निर्माण का क्षमता काफी ज्यादा होता है, मतलब वो जो कोशिका नष्ट होता है इसका तो तुरंत ये बना लेता है। इसीलिए देखते हैं कि लीवर का ट्रांसप्लांट होता है, किडनी का ट्रांसप्लांट होता है, लेकिन क्योंकि सबका जो क्षमता होता है कोशिका निर्माण करने का वो बहुत तेजी से होता है, लीवर का सबसे ज्यादा होता है, तो ये रिपेयर कर लेता है। जितने कोशिका नष्ट होते हैं ट्रांसप्लांट में, ऑपरेशन में, ये तुरंत रिकवर कर लेता है। तुरंत तो नहीं, लेकिन कुछ बहुत जल्दी, और सभी अंग के मुताबिक ये बहुत जल्दी कोशिका का रिकवर कर लेते हैं, तो ठीक भी जल्दी हो जाता है। लेकिन जो हमारे दिमाग होते हैं उसमें कोशिका रिकवर का कोई सिस्टम ही नहीं है। अगर जो कोई सिस्टम रहता, भगवान बहुत समझदार थे, कोई सिस्टम रहता तो क्या होता है कि अगर जो कोई मनुष्य मर गया और वो काफी ज्यादा क्या था, धनवान था, पैसे वाला था, वो बहुत पैसा लगाए हुए था, कहीं ना कहीं लगाए हुए थे, इन्वेस्ट किए हुए था, तो अगर जो वो मरता तो और उसका भाई को रहता, बुड़बक भाई रहता, तो डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर साहब ऐसा कीजिए, ये बुड़बक आदमी है, इसका दिमाग निकाल दीजिए। और वो बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर किए हुए था, बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था, वो कहाँ कर्जा दिए हुए, कहाँ इन्वेस्ट किए हुए, उनको पता करना है, ऐसा कि उसका दिमाग इसमें लगा दीजिए, तो उसका सारा मेमोरी इसमें आ जाता ना। तो भगवान ऐसा नहीं चाहते थे, ये बहुत बड़ा बवंडर हो जाएगा। इसलिए क्या करो कि ब्रेन का जो सेल होता है ना, न्यूरॉन सेल, उसको विकसित ही ना करो, मतलब कि वो जब रिकवर करने का क्षमता रहेगा तभी ट्रांसप्लांट सक्सेस होगा। वो रिकवर करने का क्षमता ही खत्म कर दी वहां से, कि मतलब अब ब्रेन का जो ट्रांसप्लांट होगा उसमें वो न्यूरॉन सेल बन ही नहीं पाता है, तो मतलब वो एक तरह का खत्म कहानी है। लेकिन ये जो लीवर होता है, किडनी होता है, ये सभी के कोशिका का जो रिकवर करने का क्षमता होता है काफी हैवी होता है। अब देखिए हम जो टॉपिक आ रहे थे वहां हम समझते हैं क्या हम पढ़ा रहे थे। कशेरुकी जंतुओं में यकृत में SER20 तथा दवा का निराविषीकरण करने का महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। निराविषीकरण मतलब कि जो दवाई का साइड इफेक्ट होता है या फिर जहर का जो असर होता है, तो जब ये शरीर के अंदर जाता है तो पूरी तरह से बॉडी बैलेंस एकदम पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है। अरे यार ये शरीर के अंदर आ क्या गया है, मतलब ये तो बहुत खराब चीज है, ये पूरे को मार देगा। तो अब यहाँ पर लीवर जो होता है, जो यकृत होता है, बड़ा तेज बनता है। इसको पता है कि हम बहुत जल्दी रिकवर करते हैं, मेरे पास कुछ भी खराबी आएगा तो हमारा कोशिका मरेगा और तुरंत ही क्या होगा, कुछ समय बाद सही भी हो जाएगा। तो ये कहता अच्छा क्या है बताओ ना मैं उनको। अच्छा जहर है, इसको मेरे पास भेजो। अब ये जहर सारा सिस्टम जो करता है किसके पास भेज देता है, लीवर के पास भेज देता है, क्योंकि सबको पता है लीवर को रिकवर करने की क्षमता ज्यादा है, मरेगा कोशिका तुरंत रिकवर कर देगा। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि साला ये विष है, ये ससुर का नाती क्या है, विष है, जहर है। अब ये जहां तुम्हारे पास पहुंचेगा तो रिकवर तभी ना तुम करोगे जब तुम्हारे अंदर कुछ कोशिका बचेगा, ये पूरे कोशिका को ही नष्ट कर देता है। लीवर खत्म, पूरे बॉडी में जहर का असर फैल जाता है। और जब पोस्टमार्टम होता है तो जहर का असर पता कहाँ चलता है, ये क्वेश्चन आपको कंप्लीटली एकदम पूछने वाला है कि जब विष का असर को जब पता करना होता है तो डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है, पोस्टमार्टम करता है कि ये असर कहाँ दिखता है, तो ये असर फाइनली गया कहाँ था, लीवर में गया था, यकृत में गया था। तो पता भी वहीं से चलेगा कि ओ हो इस ससुर का नाती मरा कैसे, जहर से मरा। वो पता कैसे चला, लीवर से चला, कि मतलब लीवर ही बड़ा अलवला रहा था, मेरे पास भेजो ना हम रिकवर करेंगे। लेकिन ससुर ये साला रिकवर करने का लायक बचोगे तब ना तुम करोगे, बचने के लायक ही नहीं छोड़ता है पूरी तरह से। ये लो अपने तो खत्म हो गया, पूरा शरीर को भी क्या कर दिया, खत्म। राम नाम सत्य है, हो गया खत्म कहानी। तो ये जो दवा का जो निराविषीकरण कर रहा था, दवा का साइड इफेक्ट को कुछ हद तक असर कर देता है, कुछ हद तक सही भी कर देता है, लेकिन जो ये साइड इफेक्ट ज्यादा हानिकारक हो जाता है तब ये असर इस पर काम इतना कर देता है कि ये कुछ करने के लायक नहीं बचता है। क्लियर बच्चों। अब देखते हैं, मतलब कि सिंपल से लैंग्वेज में हम ये बोले तो विष का जो असर होता है वो दिखता कहाँ है, लीवर में दिखता है। सबसे ज्यादा कोशिका का रिकवर करने का क्षमता किसका होता है, तो लीवर का ही होता है।
क्लियर है। तो ये जो विष का अंतिम रूप से जमाव होता है वो पूरी तरह से लीवर में जाकर होता है। ये असर खत्म करता है, लेकिन उतना भी नहीं करता है कि पूरी तरह से विष के असर को ही खत्म कर दे, नहीं। अब देखते हैं, केंद्रक से कोशिका द्रव्यों के अनुवांशिक पदार्थों पर जाने का मार्ग बनाता है। मतलब कि अगर जो कोशिका में कोई अनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, तो अब ये माइटोकॉन्ड्रिया तक जाएगा, तो इसको मार्ग देगा कौन? तो ये मार्ग देने का काम कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कोशिका का एरिया को बढ़ा देता है। अगर जो कोशिका के अंदर से अगर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकाल दे तो कोशिका छोटा हो जाएगा, होगा ना। अब यही अगर जो उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो कोशिका फैला रहेगा, मतलब एरिया उसका बढ़ा देता है। तो यही था बच्चों, बहुत हार्ड भी नहीं है टॉपिक, कुछ भी समझना है बस, बशर्ते एक कंटिन्यू वे में आप लोग समझते जाइए। ये सेल का जो टॉपिक है काफ़ी इजी है, आप लोग समझ रहे होंगे। अभी तक आप लोग कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं तो आप लोग समझ रहे होंगे कि इस सेल को बस समझना है। अब याद करने वाला जो टीचर होता है, इतना याद करना इसमें कुछ नहीं है। समझते जाइए, पूरी तरह से क्लियर होते जाएगा। तो बच्चों आज यहीं तक रहने देते हैं। कैसा लगा आप लोग को लेक्चर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है, एक शेयर तो बनता है। और अभी तक आप लोगों में से जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एक बेहतर कंटेंट के लिए। अगर लेक्चर में मज़ा नहीं आ रहा है तो आप लोग रहने दीजिए, लेकिन अगर जो अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।